तो सबसे पहला प्रश्न आप देख पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है। तो जनरली हम जानते हैं कि मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है वो 7 है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, जिसे हम पदार्थ के मोल के रूप में भी जानते हैं। तो ये 7 भौतिक राशियाँ हैं और इनमें से अगर आप देखोगे तो बल मैंने नहीं बताया, वेग नहीं बताया, कार्य नहीं बताया, तो विद्युत धारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी विद्युत शक्ति की जो यूनिट है वो क्या है। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि विद्युत शक्ति यानी शक्ति का जो यूनिट होता है वह वाट, ऑप्शन सी वाट। और अगर आपसे पूछे कि 1 HP हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी रिपीट होता रहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में हम लोग क्या मापते हैं, तो आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। और जनरली एक प्रश्न याद रखना आपको कि हम लोग जो आप सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की एक यूनिट क्या है। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए हैं अलग अलग पीसीएस में, घटना चक्र में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोधकता की यूनिट होती है ओम मीटर, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो जनरली ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसे कहते हैं, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे इकाई दी गई है। तो देखिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी फर्स्ट का 4 के साथ मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट का 4 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। आगे बढ़े तो बल का मात्रक हम न्यूटन जानते हैं, यानी सेकंड का 3 यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नॉट जो होता है, जहाज की चाल की माप होती है, नॉट में मापा जाता है। नॉटिकल मील की बात करें तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, ये नॉटिकल मील में मापी जाती है दूरी की इकाई को वहाँ पर। और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, तरंगदैर्घ्य की इकाई को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है, ना कि समय मापन की इकाई। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आने वाले सभी पेपर के लिए आपका ये काम आने वाला है। तो साइंस अगर आपको अच्छे से करना है, घटना चक्र आपको पढ़ना है, पेपर देना है, तो थोड़ा सा आप रेगुलर बेसिस पे देख लेना कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति ये शक्ति की इकाई है, करेक्ट है। समुद्री मील की बात करें तो नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, जैसे नॉटिकल मील में मापा जाता है, ये भी सही है। और सेल्सियस जो होता है वो उष्मा की नहीं, ये ताप की इकाई होती है, ये गलत है। ये टेम्परेचर को मापते हैं सेल्सियस में और उष्मा को कैलोरीज में मापा जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत होगा। तो डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि दाब का इकाई क्या होता है, दाब। तो देखिए दाब जब हम पढ़ते हैं प्रेशर, तो क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी F/A होता है, F/A। और F का यूनिट क्या होता है, यानी न्यूटन। और जो हम एरिया जो है इसे हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट की लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो देखिए लंबाई का न्यूनतम इकाई अगर हम बात करें, जैसे माइक्रोन दिया गया तो माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, -9। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 10⁻−10, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 होता है। और फर्मी मीटर जो होता है वो 10⁻15। तो यहाँ पे आप आसानी से गेस कर सकते हो कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होगा, फर्मी मीटर, ऑप्शन डी फर्मी मीटर। ठीक है, आगे देखिए। परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव
है। तो नाभिक में हम जानते हैं क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की जो खोज की गई थी वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड, ऑप्शन ए 1911। नेक्स्ट आता है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के जो उच्च घनत्व वाला क्षेत्र होता है उसे हम लोग संपीड़न, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन कह सकते हो, कंप्रेशन कहा जाता है, संपीड़न कहा जाता है। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ कण एक दूसरे के निकट होते हैं, एक दूसरे के निकट होते हैं। यहाँ पे सी, ऑप्शन बी होगा, संपीड़न। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आपको पता ही होगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आप आए हैं तो। और अगर आपको हमारे किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहां पर बहुत ही कम कीमत के साथ आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाती है। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके वहाँ से आप अपने हिसाब से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक्स में होता है कि इसमें बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है, यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन मतलब मृदा के बिना पौधों को उगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाए। हाइड्रो मतलब जल होता है, तो सिर्फ जल की मदद से ऐसा होता है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, यानी इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है, भूमि में नहीं इसका इस्तेमाल होता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तुलनात्मक अध्ययन को यहाँ पर इथनोलॉजी कहा जाता है। इथनोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इथनोलॉजी। नेक्स्ट आता है कि हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में होता है। तो नाभिक, हीलियम के नाभिक में हमने बताया, नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। तो 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, यानी धन आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका धनात्मक लगभग बराबर, इसका द्रव्यमान जो होगा लगभग किसके बराबर होगा? अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के बराबर होता है, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करें। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैंने अच्छे से लिख रखा है कि अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। ऊपर में हमने क्वेश्चन देखा था। वे द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की 4 गुनी होती है। तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना है कि अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, इस कथन पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। रदरफोर्ड ने किया था, तो ये तो सही है। न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी 1932 में चैडविक ने की थी, ये भी सही है। उन्होंने इसका पता लगाया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही होगा। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे नजर डालिए कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन एक्स मान लो और कार्बन मतलब कार्बन एक्स है और हाइड्रोजन वाई मान लो, तभी तो मिलकर के हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप होता ये कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों रिलीज़ होता है और साथ साथ ऊर्जा भी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। इसके बारे में मैंने लिख रखा है, देखिए कि पूर्ण दहन में हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जब दहन की बात आती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो दहन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोथियम, ठीक है, प्रोटोथियम
किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी प्रोटोथियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत एकिडीना, बतख चोंची जो है, और प्लेटिपस, ठीक है, बतख चोंची प्लेटिपस और एकिडीना एक ऐसे कह सकते हैं कि जीव होते, स्तनपायी होते हैं, स्तनपायी कह सकते हैं, स्तनपायी होते हैं जो डायरेक्ट अंडे देते हैं। जनरली आप जानते हैं कि स्तनपायी जो कि बच्चे देते हैं, लेकिन स्तनपायी ये एकिडीना और प्लेटिपस ऐसे दो स्तनपायी हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोथिया के अंतर्गत आते हैं, और ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स और स्तनियों के बीच, मैमल्स के बीच ये संयोजक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, सी करेक्ट है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट आता है कि प्रोटोथिया में कौन सा उदाहरण परजीवी है जो स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनती है। स्लीपिंग सिकनेस, तो ध्यान रखिएगा, स्लीपिंग की बात, अगर निद्रा की बात क्या की जा रही है तो ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा जो है यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। छोटी आंत किसकी मदद से वसा का पाचन होता है। तो अभी आपने पीसीएस पेपर दिया था 17th जो बीपीएससी हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चंस इस तरह के पूछे गए थे छोटी आंत से रिलेटेड। तो छोटी आंत में किसकी मदद से वसा का पाचन होता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक एक टॉपिक को नोट्स के फॉर्मेट में बनाऊंगा, जैसे कि छोटी आंत से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वो मैं अलग नोट्स बना दूंगा, इसके जो जो भाग होते हैं वो उस पर अलग वीडियो। तो अगर आप कहोगे तब, ठीक है, नोट्स के फॉर्मेट में हम बात कर लेंगे। तो छोटी आंत में किसकी मदद से वसा का पाचन होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा पीत, ठीक है, पीत की मदद से वसा का पाचन होता है। और एक पॉइंट और याद रखना कि जो पीत होता है, पीत का स्राव यकृत से होता है और जमा जाकर के पित्ताशय में होता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा है कि छोटी आंत में पाचन जो होता है, छोटी आंत में पाचन अग्नाशय द्वारा एंजाइम का स्राव होता है। छोटी आंत में पाचन अग्नाशय द्वारा एंजाइमों की स्राव होता है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव कौन सी है, तो नीलहरित शैवाल जो होता है सबसे पुरानी जीव माना जाता है, नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद जो नेचुरल सिलेक्शन है निम्न में से किस पर आधारित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। खास करके आपको याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। इतना काफ़ी है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अगला जो प्रश्न है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत में किसी नवीनता के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्परिवर्तन सिद्धांत में किसी नवीनता के रूप में परिभाषित किया गया। सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत एच.डी. ब्रिज ने दिया था। ये प्रश्न आपसे पूछा था एच.डी. ब्रिज ने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज किया है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत में किसी नवीनता के रूप में परिभाषित किया गया, तो वह उत्परिवर्तन जो जीवन के लिए लाभकारी हो उसे माना जाता है। यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मैंने क्वेश्चंस करा है। आप लोग बताना कि 25 क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा। मैंने मिक्स क्वेश्चंस रखा था साइंस के तीनों सब्जेक्ट को मिला करके। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। और चलते चलते मैं आप लोगों से क्यूज का क्वेश्चंस पूछता हूँ। 3 क्वेश्चन है, तीनों का राइट आंसर आप लोग बताना है कि प्रकाश की गति का मान जो होता है किलोमीटर में कितना होता है। प्रकाश की गति किलोमीटर में कितना होता है। सेकेंड क्वेश्चन कि मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला प्रमुख गैस कौन सा है। रक्त में पाया जाने वाला प्रमुख गैस कौन सा है। और थर्ड पॉइंट है कि किसके द्वारा पत्तियों में श्वसन क्रिया होती है। पत्तियों में श्वसन क्रिया, ठीक है, पत्तों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है। तो इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हो। अगर नहीं पता है तो आप लोग सर्च करके इधर उधर से कहीं से भी कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को यहाँ तक वॉच किए हो, ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।